नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संबंधित एक इम्पोर्टेंट, जो कि मेरे ख्याल से साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर बहुत विचार भी कर रही है। एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी चीज़ जो जोड़ने का काम करती है। देखते हैं वो क्या चीज़ है। पहले यहाँ देख लेते हैं ये इस पे। ये हमारे यूनिवर्स में मौजूद चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं: वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इसकी जो पहले ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से रहने वाला है। बाकी तीनों का हमारा यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, वो अगले आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं इन फोर्सेस का जन्म हुआ कैसे। तो ये बात थी करीब आज से 13.7 बिलियन ईयर पहले की बात है ये। जब यहाँ से आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि चारों के चारों फंडामेंटल फोर्सेस पहले एक थियोरेटिकल यूनिफाइड फोर्स में थे, यानी कि चारों फोर्सेस मिलकर एक यूनिफाइड थ्योरी बना रहे थे। तो जैसी जैसी समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हुआ, फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस अलग हुआ, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस अलग होते चले गए। लेकिन जब शुरुआती समय में ये सारे के चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक ही थे, तो साइंटिफिक कम्युनिटी के पास ऐसा कोई सवाल नहीं है या फिर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है जिसे साइंटिस्टों ने डिस्क्लोज ना किया हुआ हो। एक ही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम जिस इस समय मौजूद हैं, क्या हम इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस जो अपने अपने डोमेन में अच्छी तरह वर्क करते हैं, क्या इन्हें एक यूनिफाइड थ्योरी के रूप में बनाया जा सकता है? जैसे कि स्टीफन हॉकिंग इनको यूनिफाई करने की कोशिश करते रहे। तो इनमें से जो ग्रेविटेशन है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो थ्योरी आई है, वो सारी ये क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड हैं। और जबकि वीक और स्ट्रॉन्ग जो हैं ये क्वांटम थ्योरी के आधार पर इन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो पर्पस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स की सेकंड एंड थर्ड पिलर को मिलाकर बनती है। तो इसमें देखते हैं कि ये है क्या एग्जैक्ट में। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारी ये क्वेश्चन है सबसे अच्छा कि द बिगेस्ट क्वेश्चन बिफोर द साइंटिफिक कम्युनिटी इज दैट हाउ रिलेटिविटी कुड बी अ ब्रिज बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कि कैसे रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक लिंक जोड़ सकते हैं। अब चूंकि ये बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने वाली बात है, तो इसके ऊपर हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने के ऊपर एक बहुत बिग क्वेश्चन है। हालांकि इसे थ्योरेटिकली प्रूव तो कर दिया था, लेकिन इसे जब मैथमेटिकली ड्राइव करने की बात की गई तो बहुत ही जो इक्वेशंस थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनती चली गई। इसलिए इसको शायद आज के इस टाइम पे ना हो, लेकिन आने वाले समय में इसको भी मैथमेटिकली ड्राइव कर लिया जाएगा। तो आपको इस सवाल का आंसर देना है, या कह लो कि ऐसे लिखना है आपको 250 वर्ड्स में कम से कम। इसके बारे में आगे आने वाला है। चलो तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कैसे ये काम कर सकती है थ्योरेटिकली। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट हैव एनी नेट चार्ज, देन व्हाई डज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स अपॉन इट। तो कोई एक कंडक्टर जिस पर कोई नेट चार्ज 0 है, जब उस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्यों लगने लगती है जब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसको ही डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस करना पड़ेगा, फिर बाद में जाके कि ये लिंक के बारे में पता चलेगा। यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो इस पे एक फोर्स काम करता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि अगर ये इस पे
नेट चार्ज ज़ीरो है, मतलब अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसे कोई सी फील्ड में रखने पर तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस पर फोर्स लगता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स हो उसे भी खींच लेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों तरह का फोर्स काम करता है। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें डॉट, मतलब डॉट बनाकर दिखाया गया है, और जो पॉजिटिव आयंस है उन्हें सर्कल द्वारा निरूपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर है। और अब देखते हैं, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है खुद v, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे रखी है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा काम करेगा, अब चूँकि परपेंडिकुलर है, साइन थीटा साइन 90, तो क्यू वी बी लगना चाहिए, दैट इज़ ई स्मॉल वी एंड बी लगना चाहिए। अब देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शंस क्या रहने वाली है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल केवल किया जा सकता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए भी किया जा सकता है, बट फ़र्क ये है कि फोर्स की डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से निकल सकती थी वो उसके अपोजिट होगी। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब यानी कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है इस समय कि अगर ये 4 फिंगर फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, और जो मिडिल फिंगर है वो मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको दिखाए, तो जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शंस को बताएगा, वो फोर्स की डायरेक्शंस को बताएगा। अब ऐसा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए जब हम करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे आती है, लेकिन जैसे कि बताया ना अभी कि ये केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए सत्य है, तो इसमें जो नेगेटिव का क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ अगर पॉजिटिव के लिए नीचे आ रही थी तो नेगेटिव के लिए ऊपर हो जाएगी, थंब के जस्ट विपरीत अपोजिट हो जाएगी, दैट इज़ ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी। अब आता है कि सर्कल जो कि पॉजिटिव आयंस थे उनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन जो कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है यानी कि करंट की डायरेक्शन में, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसी की डायरेक्शन में हो जाती है। ये रहा, अगर होल्स की डायरेक्शन नीचे होती तो जो ये वाला फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से निकला, और जो ये वाला फोर्स है जो होल्स की वजह से निकला, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाते हैं, फिर इस पर कोई फोर्स लगता ही ना, इस जो क्या करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई फोर्स लगता ही ना, फिर ये न्यूट्रल हो जाता। चूंकि अब डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और पॉजिटिव आयंस की वजह से भी एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जो फोर्स है इस वजह से ये फोर्स महसूस करता है ये कंडक्टर। तो एक कंडक्टर जो कि एक न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है, वो इन दोनों डायरेक्शन की एक होने की वजह से होता है। तो अब लेकिन अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से बह रही है, मतलब कि होल्स की वजह से बह रही है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बह रही है, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है, तो किसकी वजह से बह रही है हम ये पता नहीं लगा सकते। एफ को कैलकुलेट करके, फोर्स को कैलकुलेट करके हम ये पता नहीं लगा सकते। अगर हमें बताना है कि किसी वजह से ये बह रही है तो हमें होल इफेक्ट के कंसेप्ट को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, पर वो हम आने वाले अगले लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं, जो ये था एक एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये कंडक्टर पे फोर्स लगता है। अब चलते हैं कि कैसे वो लिंक था क्या, पर उस लिंक को समझने से पहले हमें एक और कंसेप्ट को समझना है। ये है मेरे पास 2 कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें I1 और I2 करंट बह रही है और करंट की डायरेक्शन सेम है और एक दूसरे से बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल डी है। तो जब अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव का कब लगेगा और रिपल्सिव का कब लगेगा। ये हम रिलेटिविटी की सहायता से भी इसे प्रूव करेंगे
कि कैसे कब अट्रैक्टिव का होगा, कब रिपल्सिव का होगा। तो अभी फ़िलहाल पहले ये देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम ये सिद्ध करेंगे कि ये रिपल्सिव का होगा या फिर ये अट्रैक्टिव का होगा। देखो, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, कि इसमें आई करंट धारा बह रही है, और जब इसमें कोई करंट बह रही होती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करके, और भी होगा बड़ा सा ये रहा। और और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो ये बी वेक्टर तैयार हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये रहने वाला है बी इक्वल्स टू, जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसे म्यू नोट अपॉन 2 पाई, म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये रहा। तो ये बी इज टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई स्मॉल आई अपॉन आर, जो इसने जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, जो अपने इसने इस वायर ने अपने चारों ओर क्रिएट कर रखी है, वो ये है। उसका फॉर्मूला ये रहा, ये इतने मैग्नीट्यूड का ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ये। मान लीजिए कि एक और इसमें करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है जो कि स्मॉल डी पे, स्मॉल डी या स्मॉल आर जो भी कह सको, ठीक है, डिस्टेंस पे मौजूद है। तो इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? इतना होगा, सीधी सी बात है, ये रहा, इतना होगा। और अब जैसे, अब चूंकि हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है, अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी होती है तो हमारे पास दो रूल होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स की डायरेक्शन एक तो होता है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स होता है, और एक होता है पाम रूल नंबर सेकंड, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, ये होता है। इन दो रूल्स की सहायता से फोर्स की डायरेक्शन हम पता करते हैं यदि बी वेक्टर दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि पता हो तो। अब हमें यही, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हम तब करते हैं जब फोर्स की डायरेक्शन पता हो। अब वो है, एक तो है राइट हैंड रूल पाम फर्स्ट का, और एक होता है मैक्सवेल का स्क्रू रूल, जिसे दक्षिणावर्त पेच का नियम भी कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैक्सवेल के जो नियम है लगाते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? वो अंदर की ओर होगी, मतलब इधर की ओर होगी, अंदर की ओर। मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ये रही। और यहाँ पे कितनी होने वाली है? डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बाहर की ओर होगी, ये रहा, ठीक है। मैक्सवेल के अनुसार यहाँ पर फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, और यहाँ पे बाहर की ओर होने वाली है। तो यहाँ पे जो फोर्स, जो बी क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, वो कितने, ये इतना बना। और करंट क्या है? I1, इसमें यहाँ लिख दो I1, मान लीजिए I1 धारा है, तो I1 यहाँ पे तैयार हो गया अभी, ठीक है। अब ये क्या हुआ? इस कंडक्टर के लिए ये तैयार हो गया अब यहाँ पे। अब देखो, अब देखना जरा, अब जैसे ही इसको, जब इस कंडक्टर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो इस पर फोर्स काम करने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, वो बोलते हैं बी, जो कि क्या होता है, ये होता है जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है, ये रहा, आई धारा बह रही हो, बिल एल, और साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है? अब ये इस समय अंदर की ओर डायरेक्टेड है ये, तो साइन थीटा 90 हो जाएगा, फिर साइन 90 होने वाला, फिर यहाँ पे तो हो गया। तो करंट यहाँ पे I2 आएगी इस वाले कंडक्टर के लिए, तो इतना फोर्स लगेगा इस पे। अब देखते हैं, जो कंडक्टर, ये वाला जो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से सेकंड कंडक्टर पर जो इतना फोर्स लग रहा है, बिल साइन 90, दैट इज बी आई और एल I2, तो लग रहा है। तो इस फोर्स की डायरेक्शंस कैसे पता करेंगे?
तो बिल्कुल अंदर की ओर होगी। इसकी फोर्स की डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने में कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न है बहुत। देखो, अब चूंकि इसमें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और राइट हैंड रूल पाम नंबर 2 उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट पे जाओ और अपनी चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस प्रकार फैलाओ कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन में हो जाए। तो इस समय जो पाम होगा उस पे जो परपेंडिकुलर जा रहा होगा वो हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन, दैट इज ये वाली डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब जैसी ये वाली हो जाएगी, अब देखो जो ये फोर्स लगा है यहाँ पे बी तो निकाल रखा था, ये रहा वो बी फोर्स, ये रहा। अगर हम यहाँ पुट करते हैं बी की वैल्यू उठा के इस वाले एरिया में, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, तो ये फोर्स इस वाले कंडक्टर पर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर एक्स कंडक्टर पर फोर्स कितना लग रहा होगा ड्यू टू कंडक्टर वाई, मान लीजिए वाई है तो ये इतना ही तो लग रहा होगा। अब देखते, इतना ही तो लग रहा होगा, है ना। अब देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी। अगर यहाँ पे इस कंडक्टर पर फोर्स ये लग रहा है, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। अगर इस कंडक्टर पर फोर्स इतना लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। देखो, मैंने बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट अगर धारा बह रही हो तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अंदर की ओर, यहाँ देखोगे तो बाहर की ओर, तो एक और यहाँ पे फील्ड जनरेट हुआ। यहाँ पे जाएंगे हम और अपने राइट हैंड और पाम रूल नंबर जो 2 था उसे यहाँ पे लगाएंगे, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, इधर की ओर। तो दोनों तो कंडक्टर एक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, और जो वाई पे लग रहा है उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। तो दोनों कंडक्टर पर फोर्स एक दूसरे की ओर है, दैट इज फोर्स अट्रैक्टिव का बन गया। अब फोर्स अट्रैक्टिव का बन गया क्योंकि करंट की डायरेक्शन एक थी। इन करंट की डायरेक्शन एक होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट हुए कि फोर्स एक दूसरे की ओर हो गए। अब दूसरे वाले केस में जब हम देखते हैं कि एक कंडक्टर में, एक्स कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऊपर है और दूसरे कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो यहाँ पे तो अंदर की ओर हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे अंदर की ओर हो जाएगा, यहाँ पे बाहर की ओर होगा। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये फोर्स काम कर लिया, मान लीजिए ये लग गया, ठीक है, ये इतना ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे इतना मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो यहाँ लगेगी, इतनी लगेगी, ठीक है। तो जब ये फोर्स निकाला BI2 sin 90, जो ये BI2 हो जाएगा L, इतना लगा। अब जो इसकी डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शंस कहाँ होने वाली है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे अगर इसमें I2 करंट बह रही हो तो इस पर कितना है, तो BI2 इंटू L sin 90 इतना लगना चाहिए। उसकी डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है। अब चूंकि अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की साइड है, तो जो हमने पाम रूल नंबर 2 लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन इधर की साइड जाती है, ये रही इधर जाती है। अगर हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी लगाएं तो भी इसकी डायरेक्शन इधर ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है अंदर की ओर। अब इतना फोर्स लग रहा है। अब देखो ये लग रहा है कंडक्टर वाई पर फोर्स कंडक्टर एक्स की वजह से। अब इतना ही फोर्स लग सकता है कंडक्टर एक्स पे कंडक्टर वाई के द्वारा। अब चूंकि इसकी डायरेक्शन देखो, यहां पे तो बाहर की ओर है, यहां पे तो बाहर की ओर है ना, ये रहा। अब हम जब यहां देखते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, जो यहां पे फोर्स की डायरेक्शन आती है वो आती है इधर की साइड में, ये रहा, इधर की साइड में आ जाती है। अगर हम ये निकालें बिल्कुल रिवर्स करके, ये अपने चारों ओर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये रहा। और चूंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो यहाँ पे तो इधर की ऐसा होनी चाहिए अंदर की ओर, क्योंकि ये रहा, ये तो इसका उल्टा ही तो है। ये जो यहाँ पे मिल रहा था अगर इसको उल्टा करते हैं तो वो यहाँ पे ही तो मिलेगा, ये रहा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे है। तो यहाँ पे जो MF बना वो उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। जी हाँ, इसकी वजह से ये फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाती है,
जैसे कि यहाँ पे हुई है तो ये रिपेल करने लगे एक दूसरे को, और यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे जब करंट की डायरेक्शन एक थी, और यहाँ पे जब करंट की डायरेक्शन जैसी अपोजिट हुई तो एक दूसरे को रिपेल करने लग गए। यही तो है। अब देखते हैं कि रिलेटिविटी की सहायता से हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि दो कंडक्टर रिपेल कर सकते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है। अब जैसे कि बताया कि कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो पूरा जो कंडक्टर रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए, उस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। दैट इज़ कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन रिलेटिविटी इसका कुछ अलग ही मतलब निकालती है। वो क्या कहती है कि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को इधर लाया जाता है। अब देखो, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर है और इस समय जो प्लस चार्ज है इसे इधर लाया जाता है। तो यदि हम इस प्लस चार्ज को इसकी स्पीड के साथ हम इधर की डायरेक्शन में ट्रैवल कराएं तो क्या होगा? तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि जैसे कि इसका और ये दोनों जो ये साथ चल रहा है इस समय, ये पूरा का पूरा जो है प्लस चार्ज ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ, मतलब पीछे जाता हुआ नज़र आएगा। और जब हम और जो ये है पूरा इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी और इसकी स्पीड जब सेम रहती है, जैसे कि अब ये है, मान लीजिए अब ये हो जा रहा है, अब इन दोनों की स्पीड सेम है, तो अब इसके रेफरेंस फ्रेम में हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है, बाकी सब सारा का सारा पीछे जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पीछे मूव कर रहा है। तो होगा क्या एग्जैक्ट में यहाँ पे, अब इस समय पॉजिटिव चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ये देखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो अब जैसे रिलेटिविटी क्या कहती है कि जो चीज़ मूव करती है वो उसी की डायरेक्शन में उसकी लेंथ जो कि वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो जो ये दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस था, अब जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था ये कम होके ऐसे दिखाई देगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे 2 प्लस के चार्ज आने वाले हैं, क्योंकि अब लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी और इन दोनों के बीच में ऐसा लगे जिसकी डिस्टेंस बढ़ गया। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे 2 चार्ज आ रहे थे इस समय, जैसे कि दिखाया जा रहा है यहाँ पे, अब 2 यहाँ पे चार्ज आ चुके हैं और प्लस। अब देखो, अब यहाँ पे आ चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ 3 आ सकते हैं, 3 आ गए या 2 मान लो ज़्यादा। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्लस चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब ये चूंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये प्लस, फिर तो हर एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पूरे कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, तो ये रिपेल हो जाएगा, एक दूसरे को रिपेल हो जाएगा यहाँ पे। तो याद है कि करंट की डायरेक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में थी तो वो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे से कर रहे थे। तो रिलेटिविटी ने ये साबित कर दिया कि बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी इस्तेमाल किए कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे दो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है उस पर कैसे वो रिपेल कर सकते हैं। रिलेटिविटी ने कैसे ब्रिज का काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, अगर हम अभी तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ मूव कर रहे हैं, अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ मूव कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे प्लस ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसके साथ मूव करने लग जाएं तो बिल्कुल इसका अपोजिट फिनोमेना हो जाएगा। अभी तो रिपेल कर रहे थे, अब होगा क्या, अब उस कंडीशंस में क्या होने लग जाएगा कि ये बन जाएंगे, इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनों का स्पेस कम हो जाएगा। दैट इज ऐसा लगेगा जैसे कि प्लस के साथ 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
तो इसका मतलब पूरे कंडक्टर पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये प्लस चार्ज पूरे कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज, और एक दूसरे को फिर क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो हो गया ना, हो गया। फिर याद करो कि जो अभी बताया था कि करंट की डायरेक्शन यदि सेम होगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वे इस समय। तो बन गया ब्रिज का काम एक तरह का, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को एक कनेक्ट कर दिया विदाउट यूजिंग द थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये है एक, लेकिन ये हम थ्योरी हैं, इसका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन या इक्वेशंस जो बनती हैं वो बहुत ही इतनी कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं कि उसे सॉल्व करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शायद आज के युग में इतनी टेक्नोलॉजी ना हो हमारे पास उसे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आने वाले समय में हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। और अब देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड थी, और जो रिलेटिविटी थी वो क्वांटम पे बेस्ड थी। जब भी हम क्वांटम के नियमों को क्लासिकल या चीज़ों, क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स या क्लासिकल मैकेनिक्स पर लागू करते हैं, या फिर क्लासिकल के नियम्स को क्वांटम पर लागू करते हैं, तो रिज़ल्ट हमेशा यूनिक, रिज़ल्ट बिल्कुल नेगलेक्ट आता है, या सिंटैक्स एरर जैसे कि। तो ऐसा, तो इन दोनों थ्योरी को जोड़ने का काम जो बनती है, जो थ्योरी बनी इन दोनों को जोड़ने बाद, वो क्वांटम ग्रेविटी नाम की एक थ्योरी होती है, जिसे या तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी ये है एम थ्योरी भी बोलते हैं इसे। एम बोले तो मास्टर, मिरेकल या मेम्ब्रेन, इसे कुछ भी कहा जा सकता है। ये ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी है, या इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन अभी साइंटिस्टों के पास इतने इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पाए हैं इंस्ट्रूमेंट में, जो इसे एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकें। बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आगे जाके सॉल्व हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था शुरू में वो ये था कि द बिगेस्ट क्वेश्चन ये था साइंटिफिक कम्युनिटी के पास, कि जो रिलेटिविटी है कैसे ब्रिज का काम कर सकती है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मैंने ये पूरा कंसेप्ट तैयार करा है, तो इसके ऊपर 250 वर्ड्स में ऐसे देने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। अगर किसी और लेक्चर पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्लिक कर देना, लिख देना, तो उस पर अगले हफ्ते में इस वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।